हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ये तो लगातार जारी है। आज अगर ताजा आंकड़ों की मैं बात करूं तो हरियाणा में इस समय कुल 653 लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, अर्थात पॉजिटिव टेस्ट केस आए हैं, जिसमें से 280 लोग रिकवर हो गए हैं। 365 लोग अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। यह आंकड़ा हमें अपने आप में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन फिर भी संतोष की बात यह है कि हरियाणा के सब तरफ, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां स्थिति काफी खराब है। चंडीगढ़ में भी एक जिले के बराबर क्षेत्र होने के बाद 125 संख्या से ऊपर हो गई है। हमको इन सब प्रदेशों से सावधान रहना है। हमने इसके लिए अपने जितने बॉर्डर्स हैं उन सबको सख्त किया है, सील किया है। बहुत आवश्यक व्यक्तियों को ही आने जाने के पास दिए जाते हैं। ये लड़ाई हमारी निरंतर कोरोना के विरुद्ध जारी है। इसमें हमने पूरे सख्त स्टेप भी उठाए हुए हैं, लेकिन जहां एक और कोरोना की लड़ाई लगातार चल रही है, वहीं लॉकडाउन फेज 3 में हमें अपनी आर्थिक गतिविधियां, अपनी औद्योगिक गतिविधियां, इसको भी ठीक करना यह आवश्यक है। गृह मंत्रालय की सूचनाओं के हिसाब से हम उसमें कुछ ढील दे रहे हैं। वो ढील रेड जोन में थोड़ा कम है, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ढील कुछ ज्यादा दी गई है। उस ढील के आधार पर बहुत से उद्योग शुरू हो चुके हैं और उन उद्योगों में अब काम शुरू हो गया है। अब ये बात हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमको बहुत सावधानी पूर्वक चलना पड़ रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कभी कभी ट्रैफिक में चलते हुए हम जब देखते हैं कि रेड लाइट आई है तो हम थोड़ा रुकते हैं और रुक करके देख करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा ग्रीन लाइट होने पर आगे बढ़ते हैं, लिखा होता है रुको, देखो और आगे बढ़ो, उसी प्रकार से हम इस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सावधानी पूरी रखनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुम सावधानी नहीं हटाएंगे बल्कि अपने सब काम ठीक से आगे बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने MSME जो अपना उद्योग है उसकी ओर ध्यान दिया है। आज भी हरियाणा प्रदेश के 100 से ऊपर प्रतिनिधि जो ऐसी संस्थाओं के, एसोसिएशंस के पदाधिकारी थे, उनसे हमने बातचीत की और जो कठिनाइयां MSME की सामने आई उनको दूर करने का भी हमने आश्वासन दिया। कुछ चीजें हाथों हाथ ठीक की हैं। आखिर हमारा MSME उद्योग ऐसा है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का एकदम आधार है। अगर मैं इसको कहूं कि MSME, भले इसको कहा जाता है कि ये मध्यम, सूक्ष्म और छोटे जो हमारे उद्योग हैं उसका नाम है, जिसको MSME मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, ये MSME कहा जाता है। लेकिन इस MSME को मैं यदि ये कहूं कि हमारा मेन स्ट्रक्चर फॉर मोबाइल इकोनॉमी, ये इस प्रकार की संज्ञा देना मुझे उचित लगता है। तो MSME को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत से हमारे मजदूर भाई वो भी काम में लगे हैं। हमें पिछले दिनों में जैसा जानकारी है कि हरियाणा से बहुत से मजदूरों का पलायन होना शुरू हुआ। जब से MSME को शुरू करने की हमने बात कही, तब से ये संख्या कम होने लगी और हमारा उद्योग शुरू होने लगा। लोगों ने प्लान करने की जो बात थी उसको कम करना शुरू किया है और अब इस समय श्रमिक और हमारा MSME का उद्योगपति ये मिल करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस समय तक लगभग 13 लाख कर्मचारी ये अपने काम में लग गए हैं। अभी 24 लाख कर्मचारी कुल हैं, आधे से अधिक हमने पार किया है और मुझे विश्वास है कि हमारे जो ये मजदूर बंधु हैं ये इसके अंदर रुकेंगे
और आगे बढ़ने से अपने अपने गांव में जाने का जो इनका एक मन बना था उसमें से वो रुक जाएंगे और जाएंगे नहीं। फिर भी जो बंधु अपने अपने घरों को जाना चाहेंगे उन सबको हम भेज करके उनको भेजने की व्यवस्था भी हम करेंगे। हमने इसके लिए रेलगाड़ी से भेजने का भी प्रबंध किया है, बसों से भेजने का प्रबंध किया है। आने वाले 7 दिन में 100 ट्रेन से, चाहे वो बिहार के बंधु हों, चाहे मध्य प्रदेश के बंधु हों, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बंधु हों, जहां दूर दूर स्टेट के लेबर के लोग यहां आए हुए हैं और वो जाना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमने किया है। लगभग 6 लाख लोगों ने जाने की बात कही है। हमने एक एक, जैसा किसान को कहा एक एक दाना खरीदेंगे, ऐसा मजदूर को कहा है कि हम एक एक मजदूर की चिंता करेंगे। अगर वो यहाँ रुकेगा उसकी व्यवस्था करेंगे, और अगर यहाँ से जाना चाहेगा उसको अगले आने वाले 7 दिन में 10 दिन में सबको भेजने का प्रबंध करेंगे। किसी प्रकार की वो चिंता न करें। जब तक उनके घर जाने की बारी नहीं आती है हमारे रिलीफ कैंप्स में रुकें और हम उनको भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था समुचित हम प्रबंध करेंगे। इसलिए मैं अपने श्रमिकों बंधुओं से कहूंगा कि वो लोग इसकी चिंता न करें। एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर के स्वीकार कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए किसी प्रकार की भी चिंता न करें। जरूरी बंदोबस्त ये हमने सब इसके किए हैं ताकि सरकार जो है उनको भेजने के लिए वाहन व्यवस्था, और वो भी फ्री जाने की व्यवस्था हमने की है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, इसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। मित्रों, हमारा ये उद्योग, इसको कैसे फलते फूलते हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एमएसएमई के बाद यदि मैं बड़े उद्योग की बात करता हूं तो बहुत बड़ा योगदान हरियाणा के विकास में मारुति सुजुकी का, होंडा, सैमसंग, एस्कॉर्ट्स ग्रुप, लखानी अरमान ग्रुप, जिंदल की स्टील इंडस्ट्री और लिबर्टी जैसी ऐसी कंपनियां हैं जो हरियाणा के विकास में बहुत बड़ा एक योगदान कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे सब जो उद्योग हैं, बड़े उद्योग, वो भी अपने मजदूरों को, उनको साथ रख करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ये सब काम करना शुरू करें, ताकि हमारा जो पहिया है प्रगति का वो फिर से वो काम कर सके। हमारा जो करनाल और कुरुक्षेत्र का चावल उद्योग है, पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री है, जींद और पंचकुला की हैचरी इंडस्ट्री है, यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री है, करनाल और बहादुरगढ़ का जूता उद्योग है, इनका भी अपना महत्व है। हरियाणा की ये सब शान है, इनको आगे बढ़ते हुए, और हम सब लोग देखना चाहते हैं किसी प्रकार की कठिनाई सरकार की ओर से नहीं आएगी, बल्कि सरकार इसमें सहयोग करेगी, ये लोग आगे बढ़ें। कोरोना महामारी में हमको मालूम है कि पूरी इंडस्ट्री ये एक परेशानी बनी है, कमर टूटी है, बल्कि कई तो ऐसे उद्योग जो बंद हुए हैं उनका जो बना हुआ उत्पाद है वो नहीं बिका है, रॉ मटेरियल उनका मिलना बंद हुआ है, मजदूरों की भी उनको कठिनाई आई है। खास करके जो रेड जोन है और जिसमें कंटेनमेंट जोन है, वहां औद्योगिक गतिविधियां वो कुछ प्रतिबंध जो लगाए हुए हैं, उन प्रतिबंधों के हिसाब से जहां कहीं खुलने की स्थिति आएगी हम खुलवाएंगे, और जहां ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है वहां पर उद्योग को ये चलाएं। किसी प्रकार की कठिनाई इनको हम नहीं आने देंगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हर समस्या का हल कराना ये हमारा काम है। श्रमिकों की जो समस्या है उसके लिए एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो लोग आज से कुछ दिन पहले अपने अपने घरों को चले गए हैं, ऐसे सब लोग भी अब वापस आने की स्थिति में उनकी इच्छा हो रही है कि लोग वापस आना चाहते हैं। अभी मुझे समाचार मिला है कि लगभग 1,10,000 लोग जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी वापस आने की अपनी बुकिंग कराई है। हमारे ऐप के ऊपर उन्होंने अपलोड किया है कि हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, और वो यहाँ आकर के हमारा उद्योग चाहे गुरुग्राम का है, फरीदाबाद का है, रेवाड़ी का है, यमुनानगर का है, उन उद्योगों में आकर के काम करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छा संकेत है। इसके लिए हम लोग आगे उनको बढ़ाने के लिए और एक प्रकार वापस ला करके उनको काम में लगाने के लिए तैयार हैं। वहीं पर एक जो विषय महत्वपूर्ण है कि जैसे दुनिया भर में कोरोना फैला, चीन से ये कोरोना शुरू हुआ। चीन में जो लोग इन्वेस्टर थे किसी भी देश के, उन सब लोगों ने अपना मन बनाया है कि वो भी दूसरे देशों में जाकर अपना काम करें। हमारी जानकारी है कि लगभग 1,000 इन्वेस्टर ऐसा है जो चीन से इन्वेस्टमेंट को समाप्त करके दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाहता है। इन लोगों के साथ हमारे संपर्क बने हुए हैं। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ
जो निवेश करता है उनसे बातचीत की है और वो उन देशों में जैसे जापान है, अमेरिका है, कोरिया है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान, यहाँ के इन्वेस्टर सब चीन की बजाय और भारत में आना चाहते हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में जाने की उनकी इच्छा हो सकती है, लेकिन हरियाणा में चूंकि हमने एक वातावरण अच्छा बनाया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक वातावरण यह बना है जहां दुनिया के सब देश इसमें कंपटीशन कर रहे हैं, वहां हरियाणा भारत में भी कंपटीशन कर रहा है कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने देश में जो हमारा 2014 में 16वां स्थान था उसको हमने सुधारा है, ठीक किया है और अब हम तीसरे स्थान पर पायदान पर आकर खड़े हुए हैं। हमने देश के अंदर अपना स्थान अच्छा बनाया है, इसलिए जितना भी दुनिया का इन्वेस्टर है या अपने देश का इन्वेस्टर है वो हरियाणा में आना चाहता है और हरियाणा में आकर के निवेश करना चाहता है। हमने उनके लिए अपनी सब रास्ते बनाए हुए हैं, जो कठिनाइयां उनको दूर करने के लिए हमने सारी बातें उनसे जो की हैं। 60 कंपनियों ने हरियाणा में अपनी जो रुचि दिखाई है उनके लिए हम लोग तैयार हैं। हमारी जो एजेंसियां हैं, इन्वेस्ट इंडिया, जेट्रो, कोटरा, USIBC, USIPS, USISPF, IGGC, एंटरप्राइज सिंगापुर इत्यादि, ये जो सब ऐसी एजेंसीज हैं जो उद्योग लगाने के लिए, हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम उनका स्वागत करेंगे। हरियाणा में हमने योजना बनाई है कि अभी तक जो उद्योग हमारा कुछ जिलों के अंदर सीमित है वो पूरे हरियाणा के अंदर फैले। पूरे हरियाणा में फैलने के लिए एक क्लस्टर योजना भी हमने बनाई है ताकि सभी 22 जिलों में कोई ना कोई उद्योग वहां जाए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए व्यक्ति वहां आए। हम सब प्रकार की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, जो योजनाएं आगे आवश्यकताएं होंगी उसका सब काम पूरा करेंगे। इन 22 जिलों के अंदर विशेष तौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, ये जिले ऐसे हैं जहां पहले से उद्योग अपना पर्याप्त मात्रा में पहले चलता है। शेष जिलों में जैसा मानो सिरसा, यहाँ हमारे कृषि खाद्यान्न की अच्छी उत्पाद होता है, तो वहां फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स, खाद्य और इस प्रकार के जो यूनिट्स हैं संस्करण के, और साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा और वस्त्र, इसके लिए हम योजनाएं बनाएंगे कि ये क्लस्टर वहां पर खड़ा हो। इसी प्रकार फतेहाबाद में फूड एंड एग्रो इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, जींद में एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री अर्थात खाद्य आधारित जो कृषि आधारित खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए इंडस्ट्री, आयरन स्टील, हिसार में आयरन स्टील का पहले से अच्छा उद्योग है, उसी को बढ़ावा दिया जाएगा। भिवानी में खाद्य आधारित और टेक्सटाइल, क्योंकि भिवानी में टेक्सटाइल का पहले से उद्योग है, इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। महेंद्रगढ़ में क्योंकि सरसों का वो क्षेत्र है, ऑयल मिल्स बहुत हैं, वहां ऑयल मिल्स को बढ़ाया जाएगा। ऑटो कंपोनेंट्स, इनको बढ़ाया जाएगा। रेवाड़ी में ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। नूह में रसायन और केमिकल, रसायन अर्थात फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। यमुनानगर पहले से प्लाईवुड हमारी फैक्ट्री और साथ में स्टील की फैक्ट्रियां ये भी उपलब्ध हैं, इसी को बढ़ावा दिया जाएगा। अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। पंचकुला IT, ITS, इसको हम लोग आगे लेकर के चलने की स्थिति में हम आएंगे। कुरुक्षेत्र पेपर मिल और एग्रो एंड फूड अर्थात कृषि आधारित, खाद्य आधारित ये उद्योग लगाए जाएंगे। पानीपत में टेक्सटाइल पहले से चल रहा है, एग्रो एंड फूड इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार सोनीपत एग्रो, फूड और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इसके लिए कार्य किया जाएगा। झज्जर में फुटवियर, खास करके बहादुरगढ़ में इसको और विस्तार दिया जाएगा। फरीदाबाद में ऑटो कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, एग्रो एंड फूड, इन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। रोहतक में इंजीनियरिंग यूनिट्स, पहले से भी ये यूनिट्स काफी हैं और इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गुरुग्राम ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, IT, ITS, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, इसमें काम किया जाएगा। करनाल एग्रो एंड फूड, पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल, इसके अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। चरखी दादरी ऑयल मिल्स, इस काम को किया जाएगा।
अर्थात 22 के 22 जिलों में क्लस्टर अप्रोच के साथ हम लोग काम करेंगे, ताकि हर जिले के अंदर जो काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता है, व्यक्ति है, वर्कर है, मजदूर है, उनको सबको काम में लगाया जाएगा, ताकि बेरोजगारी को हम लोग हटा सकें, दूर कर सकें। इन कामों के लिए हमें अपने वर्कर को, अपने हरियाणा के नागरिक को उस योग्य बनाने के लिए स्किलिंग का काम, स्किल डेवलपमेंट का काम, इसको भी हम कराएंगे। और इसके लिए विशेष बात कि हरियाणा की एकमात्र स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी वो पलवल जिले में हमने यहां स्थापित की है। वहां हजारों लोगों को स्किलिंग का काम करा करके और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उनको काम मिले, जॉब मिले, इस काम प्रयत्न करेंगे। और साथ ही कुछ सेवाएं, सर्विसेज, इसके लिए भी छोटे बड़े कोर्स वहां शुरू कराए जा रहे हैं, ताकि वो लोग अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ सकें। इनको भी इसमें काम दिलाया जाएगा। हमने इन सारे कामों को शुरू करने के लिए बहुत सी रियायतें भी उद्योग को दी हैं। इसका भी कुछ वर्णन मैं करना चाहूंगा कि ये रियायतें पावर डिपार्टमेंट अर्थात बिजली की रियायतें, जिसके अंदर उद्योग को अभी कोरोना के कारण से, कुछ मंदी के कारण से उनका उद्योग बंद रहा है, तो उनकी मांग भी है, हमने इसकी घोषणा की है कि उद्योग के जो फिक्स्ड चार्जेस हैं, जो उनके लिए स्थायी जो खर्च है, उसको कम करने के लिए ऐसे उद्योग जिनके बिल मार्च, अप्रैल और इसमें अब एक महीना आज से और जोड़ा जा रहा है, वो मई, तो अब मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीने में जिनका जनवरी और फरवरी के एवरेज बिल से आधा बिल आया है, आधे से कम आया है, ऐसे लोगों को जो इनका फिक्स चार्ज है उसमें 25% की एक वर्ष का छूट दी जाती है, और बाकी 75% का जो खर्च है जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 बराबर किस्तों के अंदर इनसे लिया जाएगा, ताकि इनके ऊपर अभी इस समय ये वजन न पड़े। इसका भी हम लोगों ने चिंता की है। साथ ही ऐसे सब उद्योग, इनको प्रति वर्कर के हिसाब से 20,000 रुपया उनकी सैलरी को अच्छे से भुगतान करने के लिए बैंक से लोन दिलवाने के लिए बात की गई है। इस लोन का कोई कोलेटरल उनको नहीं देना है, कोई गारंटी नहीं देनी है। गारंटी की किसी प्रकार का कोई प्रावधान यदि आएगा, उसकी चिंता प्रदेश सरकार करेगी। तो इसलिए इनको आसानी से 20,000 रुपया प्रति वर्कर का लोन और इसका 6 महीने तक का इंटरेस्ट, ब्याज, ये हरियाणा सरकार अपनी ओर से देगी, जो लगभग 250 करोड़ रुपया इसका खर्च आने वाला है। ये हमने ऐसे सब उद्योगों के लिए ये सब किया है। कुछ लेबर लॉज, इसके अंदर छूट देने की बात कही गई है। कुछ प्रदेशों ने छूट दी भी है। उल्लेख करना चाहूंगा कि जिन प्रदेशों ने अब जो छूट दी है, हमारे यहां बहुत से कानून जो अभी दूसरे प्रदेशों में लागू थे, हमने 2017 में ही उनमें सुधार कर लिया था। फिर भी बाकी सब प्रदेशों के लेबर लॉज को देखते हुए हमें भी अगर किसी लॉ में, किसी कानून में, किसी पॉलिसी में बदलाव करने की आवश्यकता होगी, तो हम आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर ये सारे लॉज, इनको भी ठीक किया जाएगा। इसलिए न उसमें मजदूर को कोई कठिनाई हो, न उसमें किसी उद्योगपति को कठिनाई ना हो, तो इसलिए हम उस काम को भी आसानी से करेंगे। बिजली विभाग ने ही निर्णय लिया है कि जो उनके 2 महीने का एक एसीडी डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट उपभोक्ता को मिलना ही चाहिए। इसलिए इस महीने में उनका जो ब्याज है उसको बिलों के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा, ताकि बिल भुगतान की जो उनकी कठिनाई है उसके अंदर उनको लाभ मिल सके। एग्रो इंडस्ट्रीज ऐसी जो 20 किलोवाट तक के जिनके कनेक्शन है, उनको अभी तक का जो चार्जेस है वो लगभग 7.5 रुपए, 8 रुपए के हिसाब से दिया जाता रहा है। अब उनके चार्जेस 1 अप्रैल से 4 रुपए 75 पैसे की दर से लागू किए जाएंगे। ये हमारी बजट के समय की घोषणा है। हमने उसको लागू करने के लिए निर्देश देने की, जो डायरेक्शन देने की बात कह दी है डिपार्टमेंट को, कि वो 4 रुपए 75 पैसे का चार्जेस यही 1 अप्रैल के बाद के बिलों में वो लागू करेंगे। इसी प्रकार HSIDC जिन्होंने
औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अपने प्लॉट लोगों को दिए हैं, आवंटित किए हुए हैं, इनके कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ इनके विवाद जो चल रहे हैं, इसके लिए अलग से एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी वो विवाद निपटे और स्मूथली वो लोग अपने काम को वो कर सकें। एक मांग जो आज ही उठी है कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं, क्योंकि अब मजदूरों को आना जाना, यातायात करना ये कठिनाई होगी, तो अपने स्थान पर उसी यानी उद्योग के परिसर में ही वो लोग रुकें, तो उनके लिए रहने के लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था, इसकी अनुमति भी उनको दी जाएगी ताकि इन सीटू रह करके अपने उद्योग को ये लोग चला सकें। मित्रों, मुझे तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि जब भी कोई चुनौती आती है, उस चुनौती के समय ऐसा भी कई बार आभास होता है कि कुछ अवसर भी आते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। तो कोरोना की इस चुनौती को हमको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए कि इस घड़ी में हमें जो नए नए आयाम सामने खुलेंगे, उन आयाम के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे अभी जो सामूहिक यातायात की व्यवस्था है, पब्लिक सेक्टर की जो व्हीकल्स हैं जो हम ट्रैवल करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी बजाय अब लोग क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है, तो टू व्हीलर्स या छोटी गाड़ियां इस पर चलना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। तो जब लाइफस्टाइल चेंज होगा तो इस प्रकार के बदलाव भी आएंगे। मेरा ऐसे जो उद्योगपति हैं उनसे निवेदन है कि वो छोटे यानी इस प्रकार के वाहनों के लिए, 2 पहिया के लिए, 4 पहिया के लिए अपनी कमर कसें और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका हमें लाभ होने वाला है, इस ओर वो आगे बढ़ें। हम लोग सब, क्योंकि संकट बड़ा है, इस बड़े संकट में हमारा पूरा प्रदेश की पूरी जनता, मेरा उनसे आह्वान है कि इसमें से निकलने के लिए सब लोग इसमें सोचें, सब लोग विचार करें, एक दिशा में चलें और एक परिवार की भावना से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। चाहे वो उद्योगपति है, चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे इस कोरोना की मुक्ति से अपने प्रदेश को यानी एक प्रकार से सहयोग करना है और इससे मुक्ति पानी है। हर एक व्यक्ति उस ओर काम करे और जहां कहीं समाज में हम आपस में एक भाईचारे के नाते एक दूसरे का सहयोग, सहायता करने की बात आए, तो आज सारे बंधन वैसे न रखें केवल लेन देन के लिए। लेन देन की व्यवस्था में तो कौन क्या काम करता है उसके बदले में कुछ मिलता है, लेकिन आज काम भी करना है, जिसकी सहयोग की जिसकी जरूरत है उसकी सहयोग भी करना है, सहायता भी करनी है। अगर मैं केवल उद्योग की बात करूं तो उद्योग को भी उद्योगपति और उसका मजदूर और साथ में सरकार, हम एक परिवार के नाते काम करेंगे और जो भी हमारा नागरिक हरियाणा का है उसको कैसे सबको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, बेरोजगार कोई भी ना रहे। क्योंकि इस नए अवसर के समय जैसा बाहर के प्रदेशों के मजदूरों की संख्या यहाँ कम हुई है, तो हमारे प्रदेश के अपने लोगों को भी अगर रोजगार मिलता है, उसमें बेरोजगारी खत्म होती है, तो उनको अपने आप को तैयार भी करना है, उनकी स्किलिंग भी होनी चाहिए, उनको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो अवसर मिले उसको खोना नहीं चाहिए। और हम मिल करके कोरोना को भी खत्म करेंगे, उद्योग भी चलाएंगे और अपने हरियाणा को एक समृद्ध हरियाणा को बनाने के लिए काम करेंगे। यही आपके सामने मेरी अपील। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।